स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, विकृत होना कठिन है। राकेश जी ने आदर्श को निराश नहीं किया। उसने जल्द ही उस जनरल का ख्याल रखा जिसे ललित ने रिश्वत दी थी। रिश्वतखोरी के मामले में सेना बेहद सख्त थी और बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर जनरल को ललित ने रिश्वत नहीं दी होती और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया होता तो परिवर्तन संघ के लोग विक्रम को इतनी आसानी से नहीं ले जा पाते। विक्रम को मैजिक सिटी में रहना मुश्किल लग रहा था। चीजें व्यवस्थित होने के बाद वह जल्दी से अमृत झील लौट आए, क्योंकि वह एक बड़े शहर में रहने पर खोया हुआ महसूस करते थे। आदर्श ने अपने पिता को वापस अमृत झील भेज दिया। किले के कमांडर को सच्चाई पता चलने पर गुस्सा आया। उसने तुरंत अपने आदमियों को डांटा। हीरो हंटर एजेंसी। आदर्श बार में बैठा था। उनका कभी भी बैठकर किताबें पढ़ने का मूड नहीं होता था। वह एक हंटर मास्टर द्वारा लिखे गए कलामा रेगिस्तान के बारे में नोट्स पढ़ रहा था। उस आदमी ने उस जगह के बारे में कुछ असामान्य बातें लिखी थी और ऐसी बातें भी लिखी थी जिन पर दूसरों लोगों का ध्यान देना चाहिए अगर वे वहां जाने की योजना बना रहे हैं। आदर्श, परिवर्तन संघ को कुछ दिलचस्प मिला है। चुटकी ने भी अपने हाथों में एक किताब पकड़ी हुई थी, लेकिन वह केवल इसे पढ़ने का नाटक कर रही थी। उसने ऐसे बोला जैसे उसे कमरे में सन्नाटा पसंद ना हो। परिवर्तन संघ ने आधे साल पहले वीर को पकड़ा था और उसे उत्तरी परिवर्तन संघ को सौंप दिया था। उन्होंने शुरू में शैतान नगरी के शेष सदस्यों को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। हालांकि वीर द्वारा बताए गए 2 संदिग्ध निर्दोष थे। उसमें से एक बर्मा कबीले का ललित के राजनीतिक प्रतिद्वंदी का एक महत्वपूर्ण अधीनस्थ था। दूसरे शब्दों में, ललित व्यक्तिगत लाभ के लिए वीर का उपयोग कर रहा है। अकेले आरोप ही उसे जीवन भर ट्विन गार्जियन टावर में बंद करने के लिए पर्याप्त है। वीर तो बस एक छोटा सा अधीनस्थ है। उसका शैतान नगरी के अधिकारियों से कभी कोई संपर्क नहीं रहा। आदर्श ने तिरस्कार पूर्वक कहा। इस बारे में बात करते हुए वह लगभग 3 साल पहले आपके बराबर था, लेकिन अब आप उसे एक ही थप्पड़ से आसानी से मार सकते हैं। चुटकी ने मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श की ताकत में बेहद तेजी से सुधार हुआ था। मैं आराम करने जा रहा हूं। मैं थोड़ा थका हुआ हूं। मुझे निश्चित रूप से कुछ आराम की जरूरत है। गोल्डन बैटल हंटर्स अपनी तैयारी पूरी करने के बाद हम निकलेंगे। आदर्श ने किताब नीचे रखी और हीरो हंटर एजेंसी से बाहर निकल गया। समीक्षा और बोला आदर्श का पीछा कर रहे थे। आदर्श ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, समीक्षा, मैंने यहाँ के बगल वाली जगह खरीद ली है। अब यह तुम्हारा घर है। तुम दोनों ब्लड ट्राइब से हो, इसलिए तुम्हारी पहचान थोड़ी संवेदनशील है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ दादू के साथ रहो। समीक्षा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे यहाँ रहना अच्छा लगता था। यह वो इलाका था जहाँ वह बड़ी हुई थी। इसके अलावा चुटकी, दादू, ईशाना और जो कभी कभार यहाँ आते थे, वे सभी उसके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करते थे। भले ही आदर्श हर समय आसपास नहीं रहता था, लेकिन उसे यह घर जैसा लगता था। नए माहौल में आकर बोला का मूड भी अच्छा था, जैसे वह नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हो। दिलचस्प बात यह है कि आदर्श को राहत मिली कि बोला ने आदर्श से उसके लिए राक्षस का खून निकालने पर जोर दिया। बोला को किसी आदमी की गर्दन से खून पीने की आदत नहीं थी। आदर्श इस तरीके से पूरी तरह सहमत था। उसे समीक्षा द्वारा उसकी गर्दन से खून निकालने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि समीक्षा की खुशबू बेहद अच्छी और उसका शरीर मुलायम था, जिससे यह काफी सुखद अनुभव था। लेकिन अगर यह बोला कर रहा होता तो आदर्श उसे मरने के लिए छोड़ देता। बोला को हीरो हंटर एजेंसी के करीब रहना पड़ा। वह समीक्षा के लिए एक बड़ी मदद होगा, क्योंकि वह मैजिक सिटी के ग्रे क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना जारी रखेगा। बोला लंबे समय से जीवित था। उसका शोहरत या महिमा पाने का कोई इरादा नहीं था। जब आदर्श आसपास नहीं था तो वह समीक्षा का अंगरक्षक बनने के लिए तैयार था और जरूरत पड़ने पर मदद करने में संकोच नहीं करता था। आदर्श बोला की वफादारी के बारे में चिंतित नहीं था, चूंकि बोला को जीने के लिए उसके खून की जरूरत थी। अगर वो आदर्श को धोखा देने का जरा भी इरादा रखता तो बदला लेने वाला डीमन खून उसे एक सूखी लाश में बदल देता। आदर्श को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आदर्श ने आराम करने के लिए गर्म स्नान लिया। वह बालकनी में सोफे पर लेट गया। एक मंद रोशनी जल रही थी। वो हलचल भरे शहर के रात के दृश्य का आनंद ले रहा था। अलग अलग रंगों की रोशनी आपस में जुड़कर बादलों को रोशन कर रही थी। वह वास्तव में उतना सुंदर नहीं था। अमृत झील में रात का आसमान हमेशा चमकते सितारों से भरा रहता था, जो कंचों की तरह फैले होते थे।
कुछ एक साथ भीड़ में थे, अन्य जगह जगह बिखरे हुए थे। वीर की अचानक उपस्थिति ने आदर्श को अमृत झील में अपने अतीत की याद दिला दी थी। ओह, तुम वापस आ गए, एक मधुर आवाज ने कहा। मंद रोशनी में एक आकर्षक और सुंदर स्वभाव वाले व्यक्ति सामने आए। आदर्श ने धीरे से अपनी नजर उठाई और जब उसने समायरा को कैजुअल कपड़ों में देखा तो मुस्कुरा दिया। आदर्श को यहाँ रहना अच्छा लगा, क्योंकि जब भी वह उदास होता तो इस तरह के सुखद दृश्यों को देख लेता था। आदर्श ने समायरा के कोमल कंधों को देखकर आंखें सिकोड़ ली। उसने अपनी नजर नीचे कर ली। समायरा को असहज महसूस हो रहा था कि आदर्श उसे कैसे घूर रहा था। उसके कपड़े इतने खुले नहीं थे। कई युवतियां जिम जाते समय यही कपड़े पहनती है। इसके अलावा वह इतनी रूढ़िवादी भी नहीं थी कि वह अपनी त्वचा दिखाने से कतराती। वह वहां से नहीं की। उसने आदर्श की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक नीरस भाव देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद समायरा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास हाल ही में कोई योजना है? मेरी कल्टीवेशन इस समय एक अजीब स्थिति में है। मेरी परिवार ने मुझ पर बहुत सारे संसाधन खर्च किए हैं, लेकिन मैं फिर भी बाधा को तोड़ नहीं पा रही हूं। मुझे लगता है मेरे पास अनुभव की कमी है। ओह ठीक है, मैं लगभग इसके बारे में भूल ही गया था। उन दो कमीनों के अचानक सामने आने के बाद मेरा दिमाग गड़बड़ा गया है। आदर्श को आखिरकार याद आया कि उसे समायरा से कुछ बात करनी थी। किसी तरह उसने पहले इसका जिक्र कर दिया था। मैं कलामा रेगिस्तान जाने की योजना बना रहा हूँ। लिटिल फ्लेम बेले के साथ कुछ हुआ है? हाँ, उससे क्या हुआ? समायरा तुरंत घबरा गई। लिटिल फ्लेम बेले आदर्श के आसपास की लड़कियों की संख्याओं से संबोधित करती थी। राधा पहली माँ थी, नंदिनी दूसरी माँ थी, समायरा तीसरी माँ थी और आयशा चौथी माँ थी। भले ही लिटिल फ्लेम बेले मानव भाषा में बात नहीं कर सकती थी, आदर्श जानता था कि लिटिल फ्लेम बेले के दिल में लड़कियों को इसी क्रम में स्थान दिया गया था। समायरा को लिटिल फ्लेम बेले से विशेष लगाव था। जैसे ही उसने सुना कि लिटिल फ्लेम बेले मुसीबत में है, उसके चेहरे पर भाव बदल गए। कुछ भी गंभीर नहीं है, उसे बस एक एलिमेंटल स्क्रैच लैंड की जरूरत है ताकि वह इसकी लपटों से पुनर्जन्म ले सके। मैंने कुछ जानकारी प्राप्त की है और कुछ जलते हुए पहाड़ कभी कभी कलामा रेगिस्तान में दिखाई देंगे। मेरा मानना है कि यह लिटिल फ्लेम बेले के पुनर्जन्म के लिए एक सही स्थान है, आदर्श ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि वह ठीक है? समायरा अभी भी लिटिल फ्लेम बेले के बारे में चिंतित थी। चिंता मत करो, वह ठीक है। आदर्श पाथेर मंदिर में हुई घटना के बारे में समायरा को बताने की योजना नहीं बना रहा था। हम कब निकल रहे हैं? समायरा ने पूछा। वहां बहुत खतरनाक है। आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए ऐसी जगह चुनने की जरूरत नहीं है। आदर्श को समायरा को खतरे में डालने की चिंता थी। सफलता पाने के लिए खतरा जरूरी है। क्या खतरनाक परिस्थितियों में आप मजबूत नहीं हुए? समायरा ने जवाब दिया। आदर्श ने समायरा की आंखों में देखा। वह महिला में मजबूत बनने की तीव्र इच्छा देख सकता था। हम गोल्डन बैटल हंटर्स के साथ जाएंगे। वे अभी भी तैयारी कर रहे हैं। यह जगह खतरों से भरी है। यह एक अभियान की तरह है। अगर हम गलत रास्ता अपनाते हैं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं, आदर्श ने कहा। फिर भी तुम हमारी रक्षा करने के लिए हो, है ना? समायरा मुस्कुराई। वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि वह अवचेतन रूप से आदर्श पर बहुत अधिक निर्भर थी। आदर्श का दिल कांप उठा। उसका दिमाग उसे बार बार यही कह रहा था कि वह एक विकृत व्यक्ति है। अगर अब वह लड़की पर झपटता तो वह बस थोड़ा सा ही विरोध करती। आदर्श ने कुछ देर तक मानसिक रूप से संघर्ष किया, फिर एक गहरी सांस ली। यह पता चला कि वह अभी भी एक अच्छा आदमी था। वह एक नायक बनने में कामयाब रहा, जिसने देश को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तो वह एक विकृत व्यक्ति बनने के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहा था? इस बारे में बात करते हुए आदर्श को आहन की थोड़ी याद आ रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह आदमी अभी भी जीवित है। उसे यह जानने की जरूरत थी कि क्या वह आदमी पहले ही मर चुका है, क्योंकि वह उसे लगातार याद करता रहता था। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल 3 लड़कियों के साथ छुट्टियां। जिस दिन समूह कलामा रेगिस्तान के लिए निकला उस दिन आश्चर्यजनक रूप से धूप खिली हुई थी। भले ही शरद ऋतु थी, गर्म धूप काफी सुकून देने वाली लग रही थी। अमन के निर्देशों का पालन करते हुए आदर्श अन्य लोगों से मिलने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचा। आदर्श अपने साथ सिर्फ कुछ लोगों को लेकर आया था। समीर उसका इंतजार कर रहा होगा। चूंकि वे शंघाई से विमान से जा रहे थे, इसलिए वे मूल रूप से पूरे देश में पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ान भर रहे थे। जो लोग इस उड़ान से यात्रा करेंगे उन्हें अपने देश की विशालता का अनुभव होगा। अगर यह यूरोप होता तो वे
उसी दूरी को पार करने के लिए 10 से ज्यादा देशों की यात्रा करते। आदर्श जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसने देखा कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। उस व्यक्ति को देखकर वो वाकई काफी हैरान था। मैंने सुना कि नंदिनी ने बताया कि तुम लोग कलामा रेगिस्तान की यात्रा पर जा रहे हो। मुझे कहना होगा आदर्श, हम एक दूसरे के साथ काफी भाग्यशाली हैं। मैं भी कुछ तलाशने के लिए वहां जाने की योजना बना रही थी। रेणु, जो हमेशा हर आदमी से बात करते समय चिढ़ती हुई लगती थी, उस पर मुस्कुराई। तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? आदर्श उलझन में था। कुछ बेहद जरूरी है, चिंता मत करो, मैं ग्रुप पर बोझ नहीं बनूंगी। इसके अलावा क्या तुम्हें ऐसी खतरनाक जगह के लिए किसी मानसिक मैजिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी? रेणु ने यह नहीं बताया कि वह साथ क्यों आना चाहती थी। आदर्श के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। रेणु उसे रोकने के लिए हवाई अड्डे पर आई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे साथ ले जाना ही होगा। ठीक है, लेकिन मुझे पहले अमन को बताना होगा। आदर्श ने सहमति जताई। उसे रेणु के साथ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक मानसिक मैजिशियन हर समय उपयोगी होता है, चाहे वह मैजिशियनों के खिलाफ लड़ाई हो या जब वे डेमन प्राणियों के क्षेत्र में हों। एक अकेला शांत करने वाला कभी कभी खूब न खराबे से भी बचा सकता है। आदर्श ने अमन को इस बारे में बताया। वो आदमी बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। हालांकि जब वे एरोप्लेन में चढ़े तो अमन के आदमियों ने देखा कि आदर्श 3 लड़कियों को साथ लेकर आ रहा है। जबकि उनका गंतव्य कलामा रेगिस्तान था तो वे चौंक गए। यह उनकी आंखों के लिए एक शानदार दावत थी। फिर भी उनमें से कुछ ने उसका उपहास किया और उसका मजाक उड़ाया। आदर्श अपने साथ चुटकी, समायरा और रेणु को लेकर आया था। चुटकी एक प्यारी सी छोटी लड़की थी, इतनी प्यारी कि किसी को भी उसकी नाक पकड़ने की इच्छा होती। पुरुष और महिला दोनों ही उसे बहुत प्यारी पाते थे और उसे अपनी बाहों में लेने की इच्छा रखते थे। यह विशिष्ट था। समायरा भी ऐसी ही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक की देवी के पास असाधारण स्वभाव और शालीनता थी। वह नाजुक सुंदर थी, एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, लेकिन स्वाभाविक और अनियंत्रित थी। जब भी वह चलती थी तो बहुत से लोग उसे देखने के लिए मुड़ जाते थे। रेणु एक प्राकृतिक सुंदरता थी। उसकी चमकती आंखें, उसके चेहरे पर मोहक भाव उन पुरुषों की आत्माओं को आकर्षित करने में कभी विफल नहीं हुए जिनमें आत्म नियंत्रण की कमी थी। आदर्श अपने साथ लाई हुई 3 लड़कियों में से कोई भी आसानी से किसी भी आदमी को घुटने टिकाने पर मजबूर कर सकती थी। उनका गंतव्य एक रेगिस्तान था जिसे नरक का द्वार माना जा सकता था। उनके नेता अमन ने अपने हंटर समूह के कुलीन लोगों को चुनने पर जोर दिया। न केवल वे बेहद अनुभवी थे, बल्कि उन्होंने चाकू की धार पर चलने में कई साल बिताए थे। फिर भी एरोप्लेन का इंतजार करते हुए वे पहले ही नर्वस महसूस कर रहे थे। उन्होंने अभी तक कलामा रेगिस्तान में कदम नहीं रखा था, फिर भी उन्हें लग रहा था कि यह एक तरफा यात्रा होने वाली है। वे इसे पूरी गंभीरता से ले रहे थे, जबकि आदर्श 3 सुंदर महिलाओं को साथ लेकर आ रहा था, जैसे वो छुट्टी पर जा रहे हो। गोल्डन बैटल हंटर्स के अभिजात वर्ग को ऐसा महसूस हुआ कि यह उनके जीवन को जोखिम में डालने का दृढ़ संकल्प का अपमान था। हार्दिक, एक हंटर मास्टर जो नेविगेशन का प्रभारी था, ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बच्चे, क्या तुम्हें लगता है तुम उन्हें छुट्टी पर ले जा रहे हो? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर आप इस यात्रा को गर्मी की छुट्टियों के होमवर्क के तौर पर ले रहे हैं या योगदान अंक अर्जित करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप कोई दूसरी टीम ढूंढ लें। हम सभी इस अभियान में मरने के लिए तैयार है, आदर्श की उम्र के करीब एक हंटर ने कहा। बोलते समय उस आदमी की आंखें कुछ और ही कह रही थी। रेणु ने आसानी से उसकी भावनाओं को पढ़ लिया। आदर्श ने शांति से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं भी आपकी तरह तैयार हूं। अमन दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के लिए आगे आया। अमन को पता था कि आदर्श कौन है और वह यह भी जानता था कि रेणु और समाया दोनों राष्ट्रीय टीम के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें खुद की देखभाल करने में कोई समस्या नहीं होगी। दुर्भाग्य से हर व्यक्ति ने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट नहीं देखा था। यह स्पष्ट था कि हार्दिक और मनीष ने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने सारा ध्यान हंटर प्रतियोगिता पर लगा दिया था। कई अभिमानी हंटरों के लिए भी यही बात थी। वे हमेशा उन मैजिशियनों को निजी नजर से देखते थे जिन्होंने कभी बाहरी दुनिया की क्रूरता नहीं देखी थी।
भले ही उन्हें बताया गया था कि आदर्श और उनके संस्थानों से मजबूत मैजिशियन थे, फिर भी उन्होंने उनके साथ अनुभवहीन बच्चों की तरह व्यवहार किया। ज़्यादातर छात्र सरकार या मैजिक एसोसिएशन के लिए काम करने लगे। इस तरह हंटर्स छात्रों को भी नीची नज़र से देखते थे, खासकर आदर्श जैसे व्यक्ति को जो 3 लड़कियों को साथ लेकर आया था। चाहे वे उसे कैसे भी देखे, उन्हें अभी भी यही लगता था कि वह सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ आया है। वह मनीष तुमसे जलता है, रेणु फुसफुसाई। आदर्श मुस्कुराया। मनीष अपनी उम्र के करीब का हंटर था। वह एक लड़ाकू था और समायरा को देखता रहता था। भले ही वह लड़कियों पर तिरस्कार भरी टिप्पणियां कर रहा था, आदर्श को पता था कि वह आदमी समायरा पर नजरें गड़ाए हुए है। आदर्श को उनके सवालों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि वह हासिल कर पाएंगे जिसके लिए वह जा रहे हैं। सैन्य जेट की सुरक्षा गश्ती मैजिस्ट्रेटों द्वारा की जाती थी। वे सैन्य जेट के उड़ान पथ पर खाली भूमि से गुजरेंगे, जिसका अर्थ है कि वे डिमन प्राणियों के क्षेत्र से उड़ेंगे। यहाँ तक कि बहुत ऊंचाई पर उड़ना भी उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। इसकी गति के लिए एक सैन्य जेट की आवश्यकता थी। उन्हें तेजी से आगे बढ़ना था। यदि वे शासक लेवल के प्राणी के क्षेत्र में धीरे धीरे उड़ते हैं तो उन्हें कुछ ही सेकंड में आकाश से जमीन पर खींच लिया जाएगा। ऐसे में तेजी से आगे बढ़ना महत्वपूर्ण था। 3 घंटे से भी कम समय में एरोप्लेन उस सैन्य अड्डे पर उतरा जो कलामा रेगिस्तान के सबसे नजदीक था। समीर पहले से ही बेस पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने उन्हें आते देखा, वह खुशी से झूम उठा और आदर्श के पास गया। वह भी हमारे साथ आ रहा है? मनीष ने ठंडे स्वर में पूछा। समीर बेहद लंबा नहीं था और वह काफी दुबला था। आदर्श उसे फौजी कहकर पुकारता था, यही कारण था। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक भोलापन था जिससे लोगों को पहली बार में ही आभास हो जाता था कि वह अविश्वसनीय है। कई बार आदर्श समीर को बंदर कहकर बुलाता था। समीर अपने रंग रूप को लेकर कुछ नहीं कर सका। वह अब इतना युवा नहीं रहा, फिर भी वह हाई स्कूल के समय से ही वैसा दिखता था। सेना में अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। वो आमतौर पर एक सैनिक की तरह दिखता था जिसने युद्ध में बहुत समय बिताया हो। लेकिन आदर्श को देखते ही उसने तुरंत अपना असली रूप दिखा दिया। हार्दिक अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब उनके नेता ने बताया कि कुछ बाहरी लोग उनके साथ शामिल होंगे तो वह विशेष रूप से खुश नहीं था। किसी खतरनाक जगह पर जाने पर सबसे डरावनी चीज शक्तिशाली डीमन जीव नहीं बल्कि बेकार और अविश्वसनीय टीम के साथ ही थे। समूह काफी गुस्सा हो गया जब उन्होंने देखा कि आदर्श 3 लड़कियों को साथ लेकर आया, जैसे कि वह छुट्टी मनाने जा रहा हो, और एक अब भोला भाला सा दिखने वाला आदमी भी टीम में शामिल हो रहा है। उन्हें अभियान पर कैसे जाना चाहिए? उनके नेता को उन्हें साथ लाने से कितना पैसा मिला? क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकता? समीर समूह के सदस्यों के बीच संघर्ष से पूरी तरह अनजान था। उसे लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मनीष ने अपनी आंखों में तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हमारे साथ आने के लिए आपको कम से कम हंटर मास्टर होना चाहिए। भले ही आप हंटर ना हो, फिर भी आपकी पहचान बराबरी होनी चाहिए। आप जैसा सेना का ट्रेनर हमारे साथ जाने की सोच रहा है आपके सपनों में। हम एक अभियान पर जा रहे हैं, किसी भ्रमण पर नहीं जिसे आप अपने रिज्यूम में लिख सको। समीर ने वर्दी नहीं पहनी थी। वह छोटा और दुबला पतला था और वह अनुभवहीन भी लग रहा था। वह लंबे भारी भरकम सैनिकों की तुलना में एक ट्रेनर की तरह लग रहा था। अमन ने उन्हें केवल इतना बताया था कि वहां 4 बाहरी लोग थे। आदर्श पहले ही 3 लड़कियों को साथ लेकर आया था। बाकी लोगों ने अपने नेता का सम्मान करने के लिए इसे छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन अब एक और नया व्यक्ति समूह में शामिल हो गया। मनीष के पास उस आदमी को समूह में शामिल होने से रोकने और आदर्श को यह सिखाने के लिए पर्याप्त कारण थे कि उसे अभियान को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए। मैं? समीर तिरस्कारपूर्ण टिप्पणियां पाकर अवाक रह गया। कुछ सैनिक जो रसद पहुंचा रहे थे वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने समीर को देखा तो वे तुरंत रुक गए और सलामी दी। कमांडर समीर, हम आभारी हैं कि आप और आपके लोगों ने पर्वत पर उड़ने वाले राक्षसी जीवों से छुटकारा पा लिया, अन्यथा इस जगह और समुद्र तट को जोड़ने वाला उड़ान मार्ग संभव नहीं हो पाता। एक सैनिक ने प्रशंसा के भाव से कहा। ओह, यह तो मेरा कर्तव्य का हिस्सा है, अपना काम जारी रखो। सलीम ने सलामी दी। यह देखकर मनीष का चेहरा तुरंत शर्म से भर गया। यहाँ क्या हो रहा है? यह भोला भाला से दिखने वाला बच्चा कमांडर है?
सेना में रैंक हंटर्स की तुलना में बेहद सख्त थी। भले ही कमांडर को हंटर मास्टर के समान रैंक माना जाता था, लेकिन सेना के प्रभारी कमांडर को हंटर मास्टर की तुलना में बेहद अधिक सक्षम होना पड़ता था, चाहे वह ताकत, अनुभव या अपने लोगों को आदेश देने की क्षमता हो। एक एडवांस मैजिशियन को कमांडर बनने के लिए आवश्यक रूप से योग्य नहीं माना जाता था, लेकिन एक कमांडर निश्चित रूप से सबसे प्रतिभाशाली एडवांस मैजिस्टों में से एक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बच्चा वही था जिसने किलनिंग पर्वत से उड़ने वाले राक्षस प्राणियों को सफाया किया था। किलनिंग पर्वत राक्षस जीवों से भरा एक कुख्यात क्षेत्र था। अगर वह पूरे घोंसले को मिटाने में कामयाब हो जाता तो उसे बेहद ताकतवर होना पड़ता। समीर ने अपना अधिकांश समय लड़ाई लड़ने में बिताया था। भाई आदर्श, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समूह में शामिल होने के लिए मेरा स्वागत नहीं है? समीर ने पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इसलिए नहीं समझ पाए कि तुम कमांडर हो क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। यह सिर्फ एक गलत फहमी है। हम जिस जगह पर जा रहे हैं वह बेहद खतरनाक है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि वह समूह में हर कोई मजबूत हो कि अपना ख्याल रख सके। अमन ने तुरंत मध्यस्थता करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। अमन की आंखें चमक उठी जब उसे पता चला कि समीर कमांडर है। यह युवक निश्चित रूप से उनके मिशन में बहुत मददगार साबित होगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।